अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काजमी। आज आजाद कश्मीर के मीरपुर डिवीजन में इंतखाबात हो रहे हैं। वहां पे 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, मीरपुर, भिंबर और कोटली, और 13 ऐसे हलके हैं जहां पे आज अवाम बाहर निकली और उन्होंने वोट डाले हैं। इस वक्त वहां पे क्या पोजीशन है, कौन सी पार्टी आगे है, किस पार्टी की वहां पे हुकूमत बन सकती है, इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में भी मेहमान मौजूद हैं और उसके साथ साथ वीडियो लिंक के ऊपर भी मेहमान मौजूद हैं। मेहमानों का तारुफ भी मैं करवाता हूं और उसके बाद फिर हम सीधे कश्मीर चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ताजा तरीन वहां पे क्या सूरत हाल है। अगर स्टूडियो की बात करें तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर साफी और एंकर पर्सन राना मुबशर साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रजा साहिबा भी हमारे साथ हैं। सुबह से दोपहर से सारे नताइज वो इकट्ठे कर रही हैं और वो बड़ी इस हवाले से होपफुल हैं कि पीपल्स पार्टी जीतेगी, लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी आप आउट नहीं कर सकते। रोखड़ी साहब भी हमारे साथ हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वहां पे कैसा परफॉर्म करेगी, रोखड़ी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं नून लीग के हुज़ैफा रहमान साहब, जो वज़ीर आज़म के मावने खुसूसी भी हैं। नून लीग की वहां पे क्या परफॉर्मेंस है वो भी हम उनसे पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं मीरपुर, जहां से हमारे नुमाइंदे नईम असगर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नईम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरा बताइएगा इस वक्त ताजा तरीन क्या सूरत हाल है? जी अतर, बहुत शुक्रिया। यहाँ मीरपुर की अगर बात करें तो मीरपुर डिवीजन में आज इलेक्शन प्रोसेस में पोलिंग डे था। सबसे इम्पोर्टेंट डे जो होता है इलेक्शन प्रोसेस में, तो इसमें आज सुबह जिस तरह के नाज़रीन जानते हैं 5 बजे पोलिंग स्टार्ट हुई और मीरपुर की शहर की बात करें तो सारा दिन बड़ी स्मूथली ये प्रोसेस चलता रहा, पोलिंग होती रही बगैर किसी तातुल से। दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर कुछ जो इतलात मिली कि वहाँ पर कुछ नाखुशगवार वाक़यात हुए हैं। समानी सेक्टर में बैलेट बॉक्स जो है उनको आग लगाने का वाक़या सामने आया। इसके अलावा नक्याल सेक्टर में एक कैजुअल्टी हुई, एक शहादत हुई। उस हवाले से ये इक्का दुक्का वाक़यात हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये जो पोलिंग का अमल था ये सारा दिन बगैर किसी वक्फे से जारी रहा। छोटे मोटे वाक़यात होते रहे। अभी इस वक्त कैसा रहा? आप जिन हल्कों में गए, जिन एरियाज में आपने कवरेज की, वहां पे क्या बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले? नॉर्मल था टर्न आउट, कैसा था? अच्छा देखिए, आज यहाँ पर शदीद गर्मी थी और जब सुबह पोलिंग स्टार्ट हुई है तो उस वक्त जो वोटर का टर्न आउट था वो बिल्कुल मायूस कुन था। हमें तो लग रहा था कि ये इलेक्शन का दिन है ही नहीं। खैर 9 बजे 10 बजे 12 बजे के बाद लोग निकले हैं। 12 बजे के बाद लोग निकले और उन्होंने वोट कास्ट किया। और फिर उसके बाद हमने जब लोगों से बात की कि इतना कम टर्नओवर क्यों है, तो लोगों ने कहा कि मीरपुर के लोग ज़रा लेट जागते हैं और जब गर्मी की वजह से वो नहीं आए। तो टर्नआउट की बात की जाए तो टर्नआउट जो है वो जो पिछले इलेक्शन थे उनसे कम था, लेकिन ये भी नहीं कि टर्नआउट बिल्कुल कम था। टर्नआउट था, वोटर निकला, सेकंड टाइम निकला और यही वजह है कि 1 घंटा वक्त बढ़ाना पड़ा। और मजे की बात यह है कि वो जो 1 घंटा था 5 से 6 के दरमियान, उस वक्त पोलिंग स्टेशन के बाहर रश बिल्कुल उसी तरह नजर आया जैसे कि पहले इलेक्शन में होता है। पहले सुनसान, कुछ पोलिंग स्टेशन तो सुनसान पड़े। अब पोलिंग का वो जो प्रोसेस है वो तो खत्म हो चुका है, गिनती का अमल जारी है और सूरत हाल नहीं, अभी तक कोई हतमी नतीजा आया है किसी भी सीट का फाइनल नतीजा, या फिर अभी सिर्फ ही वो गिनती हो रही है और अभी हतमी नतीजा आएगा? देखिए अतर, अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 8 सीटों पर मुस्लिम लीग नून की बढ़तरी बताई जा रही है, जबकि 4 सीटों पर पीपल्स पार्टी की बढ़तरी सामने आ रही है। लेकिन अभी ये सारे रिजल्ट्स जो हैं वो गैर हतमी गैर सरकारी हैं। अभी गिनती का अमल जारी है क्योंकि ये कुछ जो पोलिंग स्टेशन हैं, कुछ जो हल्के हैं वो दूर दराज हैं, पहाड़ों के ऊपर हैं, तो वहाँ से रिजल्ट्स आने में थोड़ी सी ताख़ीर हो रही है। आज के दिन यहाँ पर इंटरनेट बड़ा स्लो रहा, जिसकी वजह से जो नताइज आ रहे हैं अभी तक बड़ा स्लो है, तो नताइज आने में थोड़ी देर हो रही है। लेकिन यहाँ पर मीरपुर की बात करें तो शहरी यहाँ पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो नेक टू नेक मुकाबला चल रहा था, और यहाँ पर अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि कुछ जगहों पर मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनके डेरों पर जश्न मनाया जा रहा है, कुछ जगहों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के डेरों पर जश्न मनाया जा रहा है। ताहम वोटों की गिनती का अमल जारी है और अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन जीता है कौन हारा है।
ताहम बढ़ती हुई जो नजर आ रही है वो मैंने आपको बताया कि 8 सीटों पर मुस्लिम लीग नून की बढ़ती हुई नजर आ रही है। बाकी इलेक्शन प्रोसेस में लोगों ने हिस्सा लिया। जिस तरह के हम ठीक ये है, नहीं मस्कर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन लिया। आप लोगों ने सुना कि जी नून लीग की बताया जा रहा है कि वहां पे बढ़तरी है। मैं जरा शैला साहब आपसे शुरू करना चाहूंगा, ये पीपल्स पार्टी 4 सीटों पे आगे है और नून लीग 8 सीटों पे आगे, आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी नहीं, मेरे पास रिजल्ट है लोगों के भेजे हुए जो जिस पोलिंग स्टेशन से आते जा रहे हैं वहां से, तो मैं समझती हूँ इसलिए कि अभी भी जो हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे गैर हतमी हैं, अभी हतमी हमारे नताइज तो पास आएंगे। जो पोलिंग स्टेशन से हमारे पोलिंग एजेंट्स वापस आए हैं उसके बाद जब कैलकुलेशन जो की गई उसके बाद LA3 पे यासर सुल्तान की लीड है और LA2 पे कासिम मजीद चक सवारी से, और LA8 मलिक जफर हैं राजमहल से जहाँ पे आज बड़ा हंगामा रहा, और LA10 और 12 से चौधरी यासीन और उनके बेटे हैं, वहाँ पे भी हमारी लीड है, और एक LA11 है चौधरी अखलाक, वहाँ पे भी हमारी लीड। तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बना लेगी? मैं ये कॉन्फिडेंट हूँ कि ये सीट्स हम निकाल लेंगे। ठीक, और मतलब आप फिर अगर सीट ये 8 से इतनी सीटें निकाल लेंगे तो मैंने बताया 3-2 ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 हो गई। 13 में से 6 सीटें जो हैं आप समझते हैं कि आप एक पे तो हम लड़े ही नहीं, एक पे हम लड़े ही नहीं। ठीक, समानी पे भी हमारा, तो ओवरऑल आप मुतमईन हैं? 6 पे तो मैं मुतमईन हूँ। नहीं, प्रोसेस से भी मुतमईन है इसलिए कि आज भी आपकी क़यादत भी से कैसे मैं मुतमईन हो सकती हूँ? पीपल्स पार्टी के घर में आपने लाश भेज दी, 4 जख्मी भी हैं, और इसके अलावा जैसे मैंने ये राजमहल कहा मलिक जफर जहाँ से, यहाँ पे बहुत मसाइल रहे। 91 to 94 जो पोलिंग स्टेशंस थे वहाँ पे बैलेट बॉक्स जला दिए गए कास्टेड वोट के, फिर फायरिंग भी हुई, फिर इसके बाद होस्टेज भी बनाया गया। फिर जब एंड हो रहा था तो इसके पोलिंग स्टेशन थे 76, 77, 79। इधर भी जो है सारे पोलिंग एजेंट्स निकाल के, एक पोलिंग एजेंट था उसका नाम था चेयरमैन लतीफ, उसको स्टेज बनाया हुआ था और बड़े मसले थे। तो ये बड़ी जल्दी तो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कुछ चीज़ों बिल्कुल पे? मेरे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर मैंने चौधरी यासीन को फोन किया था 2 बजे से पहले, तो वो भी बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा कि डिप्लॉयमेंट बहुत कम हो रही है, जो पोलिंग स्टेशन है 15 to 25 इस पे हमें भेजें जल्दी। ठीक, तो मतलब वैसे हुकूमत भी तो आपकी है ना, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। हुकूमत होना एक अलग बात होती है, लेकिन जो वहाँ पे इस वक्त फोर्सेस हैं उनकी तादाद कितनी है, किस जगह कम पड़ रही हैं, किस जगह वो है, पुलिस तो सर्विस कितनी है, तो वो ये कह रहे थे कि भेजें। बाकी जिस जगह पे हो रहा था वो मैंने आपको बताया कि किन किन जगहों पे क्या हुआ। फिर अभी थोड़ी 7:30 से पहले डडियाल की काउंटिंग रोकी गई, और अभी थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो चौधरी यासीन की काउंटिंग रुकवा रहे हैं। चले, ये तो आपका इल्जाम है, ये नहीं, तो चैनल पे आया हुआ। चले, अच्छा रोखड़ी साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ऑब्वियसली इसमें एक तरह से वो पार्टी है जो पहले वहां पे इक़्तिदार में नहीं रही, और आपकी जमात ने ये कहा कि ये दोनों आपसे वादे तो कर रहे हैं लेकिन माजी में भी ये हुकूमतों में रहे हैं, अभी भी हुकूमत में, तो आप लोगों को वो रिस्पॉन्स मिला आपको जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी चाह रही थी? नहीं, इस्तेकाम पाकिस्तान में तमाम वो लोग हैं जो पहले इक़्तिदार में थे। ठीक, कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है उसमें एक इंटरेस्टिंग ये है कि जितने भी ये लोग हैं, कुछ के अलावा, जैसे गवर्नमेंट बनेगी तो या वो आपको PPP में मिलेंगे, अगली गवर्नमेंट आएगी तो सारे चेहरे आपको नून में मिलेंगे, PTI की गवर्नमेंट आएगी तो वही मिलेंगे। और वहाँ पे एक अच्छी ट्रेडिशन ये भी है कि तमाम पॉलिटिशियन आपस में एक दूसरे के साथ बड़ा रख रखा हुआ है उनका। ये वाला कल्चर नहीं है जो यहाँ वाला कल्चर है। तो जो IPP है, IPP के अगर आप कहें कि क्या वो पीपल्स पार्टी या नून के मुकाबले की पार्टी है, नॉट एट ऑल, हो ही नहीं सकता। IPP के पास वो लोग आएंगे जिनको यहाँ से टिकट नहीं मिलेंगे, पार्टीज का अपना भी होता है, उनका अपना एक प्रोटोकॉल है। दूसरा IPP में वो लोग आएंगे पीपल्स पार्टी से जिनको नहीं नाराज हुए वो हमारे पास आ जाएंगे। तो हम नाराजों को संभालने वाली एक पार्टी तो कह सकते हैं अगर सादा जबान में कहा जाए तो कुछ न कुछ तीसरे नंबर पे आने के चांसेस के साथ हम चल सकते हैं। और मतलब ये इन दोनों के साथ इक़्तिदार में भी अगर कोई नहीं, देखिए ना GB में क्या हुआ, GB में हमें कोई सीट हम जीते नहीं, लेकिन आजाद इसके आगे के कैप हो गए। वो हर बंदा चाहता है कि जीतने के बाद उसकी कोई पोजीशन हो, वो हल्के में जा सके, लोगों के को काम कर सके।
तो वहां पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बन रही थी, तो ज्यादा इजी था फॉर देम कि इधर से आके वहां जाएंगे, थोड़ा वजन में जाएंगे। सियासतदान को क्या चाहिए होता है? सियासतदान को तो अभी सिर्फ गालियां पड़ती हैं ना, लेकिन सियासतदान को तो वजन चाहिए होता है कि उसकी को बात सुने, को लोगों की वो कर सके। तो उस लिहाज से हमें आप देखें, हमें आप एक मासूम जमात के तौर पे देखें, आप इन दो पार्टीज की तरह ना देखें। ठीक है, तो आप मासूम आप वो, मैं राना साहब आपके पास आऊंगा। मेरा तो अकीदा है मासूम मिन जानिब अल्लाह। अच्छा, मैं जरा जो है ना नून लीग का भी मौकिफ ले लूं और फिर मैं तजिया लूंगा ताकि सारी सियासी जमातें अपना अपना मौकिफ रख दें। हुज़ैफा साहब, आपकी जमात की क्या पोजीशन है? और जैसे आप लोगों ने कैंपेन चलाई, बसें भी भेज दी, सब कुछ हुआ, तो आप मुतमईन हैं कि वोट शोट आपको काफी पड़ना है वहां पे? जी बहुत शुक्रिया अदर काजमी साहब, मैंने बड़ी ही पेशेंट जो है वो हियरिंग की है अपनी बहन शैला रजा साहब। जी मेरी आवाज आ रही है? मैंने कहा मैंने शैला रजा जी आप बोलिए हुज़ैफा साहब, आप बोलिए, आप बोलें। और रोकड़ी साहब को भी मैंने जो है बड़ा पेशेंटली सुना है। मैं गुजारिश कर देता हूँ, पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो हमने सबको शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि कश्मीर के अंदर जिस तरीके से खबरें आ रही थी उसकी हर चीज उलट हुई, और बहरहाल कैजुअलिटीज जो पीपल्स पार्टी का एक वर्कर शहीद हुआ और बाकी चीजें अपनी जगह पर, लेकिन इन जनरल जो है इलेक्शन का इनाकाद मुमकिन हो सका, जो जाहिर है ड्यू टू सम रीजंस के वहां पर 3 हिस्सों में इलेक्शन कराया जा रहा है। तो पहला हिस्सा जो है आज मुकम्मल हुआ, और शैला रजा साहिबा ने जो अपनी सीट्स बताई हैं, मैं समझता हूं कि उनका मौकफ भी अगर मैं दुरुस्त मान लूं तो उसके मौकफ के मुताबिक भी PMLN जो है वो उनके ऊपर बर्तरी रखे हुए है। आपके जो कॉरेस्पोंडेंट थे उसने वाजे बताया कि शुरू में जाहिर है जब दिन में पंजाब में भी सूरत हाल होती है, सिंध में भी होती है, सुबह के 2-3 घंटे जो है वो टर्न आउट नहीं होता, और शाम को उन्होंने बताया इवन कि जब उन्होंने कहा कि पोलिंग का वक्त बढ़ाया गया तो इतना रश था कि लग नहीं रहा था कि ये इस इलेक्शन में और साबका इलेक्शन में कोई फर्क मौजूद है। और उनके मुताबिक 8 सीटें हम जीत रहे हैं। मैं अभी अपना आपके सामने जो रिजल्ट है वो नहीं रखूंगा, और शैला रजा साहिबा कह रही थी कि नहीं हम 4 सीटें, उन्होंने 4 बताई, लेकिन हम 6 पे बर्तरी रखे हुए हैं, क्योंकि कश्मीर के अंदर फर्क जो है वो 2000, 4000, 3000 मैक्सिमम फर्क होता है। वैसे जो बर्तरी बता रही है, अगर शैला रजा साहिबा से भी आप पूछ भी लें तो 200, 400, 500 हजार वोटों का होगा। तो जब तक स्टूडियो में आई हैं, बैठी हैं, मेरे ख्याल से वो बर्तरी 6 सीटों से कम होके 4 या 3 पर आ चुकी है। और PMLN की बर्तरी आपके अपने रिपोर्टर्स 8 सीटों की बता रहे हैं, हमारे पास जो मालूमात है वो 10 सीटों की है, और वो कभी 9 भी हो जाती है क्योंकि एक में बड़ा नैरो मार्जिन है। तो जाहिर है 13 सीटों में से अगर 8 या 9 भी PMLN को जो है वो मिल चुकी हैं या PMLN जीत जाएगी, तो लामहला उससे वोटर के एक रुझान का पता चल चुका है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कश्मीर के हवाले से जितनी भी बातें की जा रही थी कि इलेक्शन जो है यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया जाए, या एक जमात है जिसने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया, तो मैं समझता हूं कि इलेक्टोरल प्रोसेस पे लोगों ने एतमाद किया है, और जरा टर्नआउट आपके सामने आ जाएगा। अगर 2, 4, 5 या इवन के 10% का भी साबका इलेक्शन से फर्क होता है, तो आप ये देखेंगे एक जमात इलेक्शन के अंदर आई नहीं है, यानी उसका वोटर निकला ही नहीं है, फिर भी अगर लोग इस बड़ी तादाद में आए हैं तो इसका मतलब यह कि लोग ये इलेक्शन चाहते भी थे और इलेक्टोरल प्रोसेस पे एतमाद भी था। दूसरा, शैला रजा साहिबा से बसद एहतराम, पुलिस अगर अपने एक MLA के उम्मीदवार जो कि बाद में वजीर आजम का उम्मीदवार भी हो सकता है, उसके 15 या 20 पोलिंग स्टेशन में एक SP ने सिर्फ नफरी भिजवानी है, वो नहीं भिजवा सकते। तो इसमें आप जो आपने कश्मीर में 6 महीने पहले हुकूमत ली थी, इस फैसले को आपको एडमिट करना चाहिए कि गलत फैसला था, या आपके लोगों ने वहां गुमराह किया, वो सही अंदाज में वहां हुकूमत चला नहीं सके, या वो दुरुस्त वक्त नहीं था। जब PMLN आपको कहती थी कि अब इलेक्शन में चले जाएं अदम एतमाद के फौरन बाद, या वहां का वजीर आजम अगर स्टेप डाउन करते, आप लोगों ने कहा नहीं 6-7 महीने में हम कश्मीर के मेजर मसाइल एड्रेस करेंगे और कश्मीर में हालात बेहतर होंगे। और आज आप देखें कि पीपल्स पार्टी खुद ही आ जाती है एग्रीव बनकर कि ये मसला है, ये मसला है। तीसरा, बसों वाला मामला, उसमें मैं इतना जरूर कहूंगा कि कानूनी या मैं टेक्निकल बात के बजाय लॉजिकल बात करूंगा। 3 जमातें हैं मेन जो कि इस इलेक्शन का हिस्सा थी, पहली PMLN, दूसरी पीपल्स पार्टी, तीसरी IPP, और खुशकिस्मती से ये तीनों जमातें हुकूमत के अंदर मौजूद हैं। अगर पंजाब की वजीर आला जलसे में लोगों के पुरजोर मुतालबे में बसें दे सकती है, तो ये तो कंपटीशन था आप डिलीवरी करने का। तो आप सिंध से कोई चीज की कमिटमेंट कर लेते, हम कभी भी इनकार ना करते। IPP के 2 अहम वजीर हैं, पॉवर्टी एलिवेशन और ह्यूमन रिसोर्स की वजारत इनके पास है, और दूसरा जो है NHA की वजारत इनके पास है।
आप भी कोई 2-4-5 पुलों की कमिटमेंट कर लेते, इसका फायदा क्या होता? इस हेल्दी कंपटीशन, ये चीजें तो आइन और कानून के मुताबिक होती है ना, कोई जाती पैसा तो है नहीं है कोई वजीर आला उठा के किसी को दे दे या कोई वजीर दे दे। ये तो देखना तरीकाकार के मुताबिक चलता है। पंजाब का पैसा या सिंध का पैसा कैसे आप कश्मीर को दे सकते हैं या किसी और को दे सकते हैं? नहीं, वो बता देता हूं मैं, अगर आप मुझे 30 सेकंड दे दें, बता देता हूं मैं आपको। पहली बात तो बिल्कुल मुल्क रियासतें आइन और कानून पे चलती हैं, लेकिन अगर अजी मैं नहीं 32 सेकंड करूंगा, अब आपने मेरा एक सेकंड खाया है। गुजारिश ये है कि अगर पूरा पाकिस्तान अपने पेट पे पत्थर रखकर अपने कश्मीरी भाइयों के लिए यूनिट को 2 रुपए या 3 रुपए पे कर सकता है, अगर पूरे मुल्क में गंदम 3500 से 4000 माने, वहां पर 1800 से 2000 रुपए माने, तो ये सारा कुर्बानी दी जा सकती है। पंजाब ने हमेशा एनएफसी में सरेंडर किया, अभी पंजाब ने अपना 700 अरब का डेवलपमेंट बजट सरेंडर किया। अगर कश्मीर के भाइयों के लिए ये चारों सूबे अपनी वसात और अपनी वसात के मुताबिक वो दे सकते हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई मुज़ाहिरा नहीं है। कश्मीर, हम मानते हैं इस बात को कि शैला साहिबा इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं आपकी बातों में। जी शैला साहिबा, फिर मैं राना साहब। याद होगा इन्हें कि बानी पीटीआई ने पंजाब की गवर्नमेंट भी उनसे परवेज इलाही से जबरदस्ती जो है टॉपल करा दी थी। उन्होंने कहा था 99.9% मेरा इलेक्टोरल कॉलेज रेडी नहीं है कि मैं टॉपल करूं अपनी असेंबली, फिर भी करा दी गई थी। तो हमने क्यों नहीं इलेक्शन कराए थे? इसलिए कि ये तो कोई तरीका नहीं है कि आपका इलेक्टोरल कॉलेज राजी नहीं है और आपने इस तरह कर दिया, जिसका जब दिल चाहेगा कर देगा। बेशक ये राइट है सीएम का कि वो डिसॉल्व कर दे, पर सॉलिड रीजन के साथ। अब अगर वहां पे एक गवर्नमेंट ऐसी थी जिससे गवर्नमेंट नहीं चल रही थी, तो आप क्या पार्लियामेंट को वक्त से पहले बंद कर देंगे? पार्लियामेंट का काम है बैठना, आवाम को सुनना। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल होते हैं। असल बात यह है कि नहीं होनी चाहिए, या आपकी पार्टी ने पैदा की, इसको आप कम और ज्यादा से नहीं मिलाएं। तीसरी बात यह है कि बसेस जो हैं, हम ये चाह रहे हैं और हमारा नारा भी यही है जिससे आप परेशान हैं, हक के मिल्कियत, हक के हकमियत, हक के रोजगार। कश्मीर जो है ना, उसको ज़कात खैरात नहीं चाहिए सूबों से। कश्मीर को हमने इतना अच्छा करना है कि मकबूजा कश्मीर वाले अपनी सरहद तोड़े और आ जाएं, हमारे साथ मिल जाएं हमसे। ये तरीक़ाकार होता है। कब तक वहां के फैसले एक यहाँ पे बैठा हुआ वजीर साल में कभी एक दफा जाके वहां से मिलके 4 लोगों से आके करता रहेगा? हमने जीबी को 98वीं तरमीम के बाद सूबे के इक्वल स्टेटस दिया और हमारी ये ख्वाहिश है कि दोनों को इस तरह से मिले और इनके इलेक्शन हमारे साथ हो। हम चाहते हैं नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में उनकी रिप्रेजेंटेशन हो ताकि वो अपने फाइनेंस को डील कर सके। ये फर्क है हमारे और आप में। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन एक्ट उठा के पढ़िए, जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तो जस्ट वो मंसूबों पे अमल होता है जो बजट में पास हो जाते हैं। उसके अलावा ना कोई आप अनाउंस करते हैं, ना मिनिस्टर वहां जा सकता है, ना ये ज़कात खैरात की चीजें भेज सकते हैं आप ना ये कर सकते हैं कि कश्मीर और कश्मीर के अवाम में फर्क करें। अवाम होती है, और ना ही आप मीरपुर खास और मीरपुर के लोगों में डिफरेंस कर सकते हैं। हर जगह की अवाम की एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती है। ब्रेक लेनी है, ठीक है, मुझे टाइम काफी हो गया, एक ब्रेक लेते हैं जी छोटी सी, वापस आएंगे तो ब्रेक के बाद मैं फिर आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा टाइम की ब्रेक ले लें जी। ब्रेक से वापस आते हैं तो राना साहब से भी हमने तज्जिया लेना है दोनों और तीनों सियासी जमातों का, तो मौक़िफ़ हमने सुना। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं इलेक्शन की। आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहा है, एक बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि जो सियासी जमातें वहां पे जाके कश्मीरियों से प्रॉमिस कर रही हैं कि हम ये डिलीवर करेंगे, वो डिलीवर करेंगे, क्या वो वफाक में वो चीजें डिलीवर कर रही हैं? अगर आप इस वक्त वफाक में खबरें देखें तो पता चलता है कि आए रोज पेट्रोल की कीमत में इजाफा, कहीं पे दहशतगर्दी का मसला है, महंगाई का मसला है, बेरोजगारी का मसला है। उसी इन तमाम मसलों के बीच में खबर आती है कि हुक्मरान जमात की इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है और वहां पे फैसला हुआ है कि वज़ीर आज़म साहब के बेटे को वज़ीर आज़म ऑफिस में 6ठे फ्लोर पे एक ऑफिस अलॉट कर दिया जाएगा। तो क्या ये कोई डिस्कनेक्ट है? इसी तरीके से इलेक्शन के माहौल के दौरान वहां पे जाना, बसें देना, जिसके ऊपर हम पहले भी बात कर रहे थे, तो राना साहब से हम पूछेंगे कि राना साहब, ये जो सियासी जमातें हैं, क्या लोग जेन्युइनली समझते हैं कि इन्होंने जो वादे किए हैं इनके नतीजे में वहां पे हालात बेहतर होंगे और कोई ना कोई बेहतरी आएगी और इसी वजह से वो सारे इस प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं? पहले आपकी इजाजत से पहले तो मैं रोकड़ी साहब के बारे में कॉमेंट करना चाहता हूँ। मन तो लगता ही नहीं है पॉलिटिशियन ने इतना सच बोल दे पे ने कि मेरी तो समझ से बाहर है। हालांकि नहीं हो सकता। मैंने तो क्वेश्चन में भी इनको आधी हुकूमत दी है, इन्होंने लेने से इनकार कर, उन्होंने कहा हमारी पार्टी की पोजीशन नहीं है अभी। फिर भी इनकारी हो गया, उन्होंने कहा जी हम तीसरे नंबर पे।
बड़ी बात है, गुड होना चाहिए। देखें इट्स गुड, आई थिंक वन मस्ट अप्रिशिएट के जो मैं रियलिटी चेक दे रहा हूँ, दिस इज नॉट ऑन द लाइटर साइड, वाकई रोकड़ी साइड के बारे में ये बता रहा हूँ। खैर एनीवेज, देखें बात ये है, डिलीवर करने की बात है। फरियाल तालपुर साहिबा ने, अगर पीपल्स पार्टी की हम बात करें, फरियाल तालपुर साहिबा ने खुद अब टिकट जो है वो दिए लोगों को, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद थे। वो कहते हैं ना, जिसके पास पैसा ज्यादा हो, पैसा होगा जिसके पास ज्यादा, उसको टिकट मिलेगा, जो पार्टी को पैसा ज्यादा देगा उसको टिकट मिलेगा। नहीं, फरियाल तालपुर बीबी खुद बैठी, खुद टिकट दिए, एक एक टिकट पे खुद जनाब उन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके पूरे सेशन करके फिर एक एक टिकट बांटा। ये नहीं कि कोई अमीर था या गरीब था, जो जियाले थे उनको उन्होंने टिकट दिए, प्रेफरेंस दी उन्होंने, नंबर 1। नंबर 2, चौधरी रियाज साहब जो है, चौधरी रियाज साहब जो है, उनके फिंगर टिप्स पे होती है सारी चीजें कि कौन से हल्के में कौन सा यहाँ पे जनाब वर्कर है, कौन सा यहाँ पे बंदा है जिसने यहाँ पे वोट निकाल सकता है, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा। चौधरी रियाज साहब इज वेरी एक्टिव ओवर देयर, ठीक है। जितने वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जितने हल्के हैं, उसमें चौधरी रियाज साहब इज एक्टिव। नाउ आसफा की और बिलावल की बात की जाए, आसफा ने, देखे आसफा बीबी ने रिपल्स क्रिएट किए गिलगित बल्तिस्तान में जाके, ठीक है जी, और वहां पे बहुत उन्हें वहां पे पजीराई हुई उनकी। सेम गोज फॉर बिलावल, ठीक है। बिलावल वॉज लाइक आउट क्लास, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और जितने, अगर आप पर स्क्वायर फुट के हिसाब से अगर जलसों में से आप निकालने शुरू करें ना नंबर्स, तो सबसे बड़े जलसे थे पीपल्स पार्टी के, ठीक है। यस, उसके बाद नून लीग वालों ने गेन करना किया मोमेंटम, उन्होंने भी जलसे बड़े करने शुरू किए। मरियम बीबी ने भी वहां पे बड़ी अच्छी अच्छी तकारीर की, बट एट द वेरी सेम टाइम यू कैन नॉट डोल आउट, यू नो, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है, यू कैन नॉट डोल आउट ऑल दीज थिंग्स टू द अदर। हाँ, फिर सिंध वाले भी दे देते कुछ, फिर सिंध वाले कहेंगे साढ़े को ऐसा यूटी ले आ जाओ, हम ऐसा यूटी खोल देते हैं, हम अदीब रिजवी साहब को बोलते हैं कि वो भी कश्मीर में आगे अदीब रिजवी साहब ऐसा यूटी खोल दें, सो दे कैन आल्सो डू ऑल दीज थिंग्स। बट देन अगेन मरियम बीबी ने बड़े अच्छे जलसे किए, नवाज शरीफ साहब के जलसे बड़े अच्छा, यू नो, लाइटर साइड पे लोग जाने की कोशिश करते हैं आजकल कि जनाब ह्यूमर विट को लेके आए रोस्ट्रम के पीछे खड़े होके, ताकि जो लोग हैं वो थोड़ा सा, यू नो, दे शुड फील एट ईज, टेंशन थोड़ी सी रिलीज हो। जब बात बन जाती है अब हुकूमत किसकी बनेगी, अगर देखा जाए, न्यूट्रली देखा जाए, तो मेजॉरिटी जो है फर्स्ट फेज में, अभी अगर हम बात करें तो अगर कोई गड़बड़ ना हो तो अभी तक एज ऑफ नाउ आई टोटली डिसएग्री विद योर कॉरेस्पॉन्डेंट। ठीक है, वहां पे है, मौजूद है, वो कह रहा है 8 सीटें नून लीग की हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी नेक टू नेक जा रही है, टफ टाइम दे रही है, और पीपल्स पार्टी के वोट ज्यादा है वहां पे और सीटें ज्यादा निकाल लेगी। ठीक। अच्छा शैला साहब, एक एतराज ये भी होता है कि जिस तरह बिलावल साहब बार बार कह रहे हैं कि वहां पे हम ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन एक बना देंगे, कमीशन बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, काला दम नहीं करार देना चाहिए था, बातचीत होनी चाहिए थी, तो एक तनकीद ये भी होती है कि आप तो ऑलरेडी वहां पे हुकूमत में, अगर आपके होते हुए कोई और फैसले कर रहा है तो दोबारा फिर अगर आपको हुकूमत देंगे फिर कोई और फैसला कर देगा, फिर तो फायदा नहीं होगा। इस पे क्या कहेंगे? जरूरत हो तो एक कमेंट कर लूं। 6 महीने जो है, चल इन दोनों, एक 6 महीने कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। 6 महीने के लिए पहली तो बात ये, इनको हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी पीपल्स पार्टी को वहां पे 6 महीनों के लिए, 6-8 महीनों के लिए जरूरत नहीं थी, चले ले भी ली। अब उसको अगर आप गेज करें कि 6 महीनों में उन्होंने डिलीवर क्या किया, मेरे ख्याल में गल बढ़ती नहीं कोई। ठीक, जी जी शैला साहब। अच्छा देखिए, हर पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी, उसको अपने फैसला करने का राइट है। हम समझते हैं हमारा पॉलिटिकल फैसला था, तारीख बताएगी क्या था, गलत था, सही था। हम समझते हैं पार्लियामेंट अब उसकी अपनी मुद्दत से पहले बंद नहीं होनी चाहिए। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि कश्मीर के अवाम ने कभी हथियार नहीं उठाए, और ये कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं। कश्मीर हो या मरी हो या इस तरह, यहाँ पे हर चीज़ बाजार की एक कमेटी होती है, यानी कि वहाँ के जो ट्रेडर्स हैं उनकी एक एक्शन कमेटी होती है, उनकी डिमांड होती है। खेती बाड़ी यहाँ पे कम होती है तो बिजनेस का ज़्यादा मैटर है, मैंने सारा सुना ही था लोग। तो अब जब हथियार उठ गए और एक बहुत बड़ी सपोर्ट भी उनके साथ थी और जानी नुकसान हुआ, तो जब जानी नुकसान हो जाए तो रेट ऑफ द गवर्नमेंट को जब चैलेंज किया जाता है तो उन्हें भय नहीं करना था। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, लेकिन दूसरी तरफ एक बात बिल्कुल सामने है कि हजारों के मजमे में चंद अफराद, अगर चंद एलिमेंट्स कह दें, ऐसे थे कि जिन्होंने हथियार उठाया, तो फिर ये सजा तो नहीं होनी चाहिए ना कि सबका इंटरनेट बंद करके एक साथ सारे कश्मीर पे FIR हो जाए। एक दफा तो FIR वगैरह सब उनकी खत्म की जा चुकी है ना। तो अगर फिर भी ये हुआ तो अब हमें सबको इसमें से निकालना भी है। अगर उनके साथ कुछ लोग हैं
तो हो सकता है कि वो हथियार उठाना ना चाहते हो, जान लेना ना चाहते हो, जो कुछ बहुत सारे स्लोगन्स इस तरह के आए उसको ना रेस करना चाहते हो। लेकिन और हमें ये भी देखना है कि कहीं कोई लोग जहनी तौर पे यरगमाल तो नहीं हो गए। तो आपको एक रोजन जो है ना अंधेरे कमरे में, वो तलाश करना होता है जिंदगी के लिए। पॉलिटिकल सोल्यूशन एक जो है बिल्कुल, हर चीज का आपको पॉलिटिकली निकालना होता है, आप ताकत से नहीं कर सकते। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। देखिए, ये बात कर रही है शैला बीबी कि वहां पे किस तरह हो रहा है, किस तरह नहीं हो रहा है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेजोरिटी लोग जो है वो अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोगों की, मैंने पहले भी शुरू में भी अर्ज की थी आपके शो में कि जनाब कुछ लोगों की कॉल्स इंटरसेप्ट हुई हैं। अजीत डोवल के बयान को आप सामने जरूर रखें, उसको ऐसे नहीं फेंका जा सकता। यस, पेनिट्रेशन उन्होंने करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ लोग हैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी में, कुछ लोग हैं, मेरे ख्याल में मुश्किल से 1 दर्जन भी नहीं होंगे, ठीक है, जो टॉप लेवल पे है, उनकी इंटरसेप्शन मौजूद है, हुकूमत के पास मौजूद है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास मौजूद है। जो इंटरसेप्शन हैं उनकी कॉल्स की, वो लोगों को सुना दें, ठीक है। बाकी लोग जो उनके पीछे ज्वाइंट एक्शन कमेटी वाले, वो तो बेचारे इस्तेमाल हो रहे हैं। चले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, तफर रहमान साहब और हमीद रोकड़ी साहब से बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अच्छा, खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, सर आपको लगता है कि जो भी हुकूमत बनेगी, अभी हो सकता है कोलेशन हुकूमत बने, हो सकता है कोई एक जमात बना ले, आपको चैलेंज नजर आ रहा है आजाद कश्मीर के अंदर आने वाली हुकूमत के लिए, गवर्नेंस का वहां पे सियासत का? देखिए, चैलेंजेस तो इस मुल्क के अंदर रहेंगे, हमारे इश्यूज जैसे हैं, लेकिन एक अच्छी गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आपने वहां पर एक ऐसी एक्टिविटी शुरू कर दी कि वो जो कयास, उसको आपने ब्रेक कर दिया। ये सबसे अच्छी चीज है। चैलेंजेस होंगे, अभी पॉलिटिशियंस कैसे उसको लेके चलते हैं। एक और अच्छी चीज ये आ रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज बड़े लेवल पे उसको ओनरशिप भी दे रही हैं। बिलावल बैठा हुआ है, मियां नवाज शरीफ भी पहुंचे हुए हैं, तो ये लोग आई थिंक कि चैलेंजेस को कवर करना भी चाहेगा। आप किसी भी क्राइसिस से जब गुजर रहे होते हैं, उससे पहले तो मौज लगी होती है, हर चीज ठीक चल रही है, तो अब हर चीज ठीक तो नहीं है। सिंपल इज दैट। आपकी जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको ओनरशिप लेना पड़ेगी, और वो मेरा ख्याल है कि जो भी आएगा वो काम करेगा। उसमें वफाकी हुकूमत का किरदार भी होगा ऑब्वियसली। जिस मैं वो इसलिए पूछ रहा हूँ सर कि जिस किस्म के एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए गए, तलखी भी नजर आती है, तो क्या ये वफाक में एक दूसरे के साथ ताउन कर सकेंगे फिर इस? देखें, वफाक की तब जब इधर उनका काम है इल्जामात लगाना, ठीक है। पॉलिटिशियन इलेक्शन, ये आपका मीडिया और पॉलिटिशियन में फर्क है। आप जब देखते हैं ना, तो आप समझते हैं मीडिया में आप सारे लोग भाई हैं। पॉलिटिशियन ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, उसने अगर वो कहे कि ये मेरा भाई है तो फिर वो फारिग है। उसने यही कहना है ना कि मैं बेहतर हूं, ये गलत है। मैं भी ये बात कर रहा था कि अब इसी कैंपेन को देखें तो इसमें बिलावल की कैंपेन क्यों आगे जा रही है, क्योंकि उसने कश्मीर के इश्यूज को एड्रेस किया। जिस क्राइसिस से कश्मीर गुजर रहा है, जो लोगों की इस वक्त के मसाइल हैं, उसने फायदा दिया। पीटीआई ने बायकॉट करके बड़ी शदीद गलती की। पीटीआई का वोट जो है वो पीपीपी को तो जाता है, या सेकंड दर्जे में आईपीपी की तरफ तो आता है, नून की तरफ नहीं जाता। पेट्रोल की प्राइसेस जो बढ़ेंगी तो उसका इफेक्ट, जो इमीडिएट इफेक्ट है, उसका नून को नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट जो भी बनेगी उसको वफाक ओन करता है, चाहे पीपल्स पार्टी की बने, चाहे जो नून की गवर्नमेंट यहां हो भी, उसको ओन करता है। कश्मीर की अपनी एक बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, इस गवर्नमेंट के बनने के बाद मैं एक मिसाल के साथ बात खत्म भी करूंगा। मैं कश्मीर में रह चुका हूं, जैसे चौधरी राज साहब थे ना पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो पीटीआई की तरफ से मैं था, हमारी गवर्नमेंट थी। तो मैं कश्मीर के जाता था, मैं कहता था कि ना सब्जी कश्मीरी उगाता है, ना कश्मीर में वहां पे कपड़ा कोई छोटी छोटी इंडस्ट्री है, ना कश्मीर में फल सारा पंजाब केपी से जाता है। कश्मीर मौज में बैठा हुआ है, बंदे बाहर हैं, ज्यादातर स्कूल उस्ताद हैं, तो मीरपुर के अंदर घर खाली पड़े हुए हैं। तो कश्मीरियों को भी तो ये सोचना है ना कि हमने खुद अपने इलाके को अपग्रेड करना है। अब मुझे बताएं, मैं कहता था दोस्तों को, कश्मीर वालों को, मैंने कहा आपको पता है कि चावल का जो कश्मीरी चावल है, ये पाकिस्तान नहीं पूरे दुनिया में माना जाता था, आपने वो खत्म कर दिया। तो आपके पास जो जमीनें हैं, आपने ना वहां पे फ्रूट उगाना है, कश्मीर की कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो कश्मीरी भी लेथार्जिक हो गया, नाराजगी भाव। लड़कियां स्मार्ट हैं, मर्द बैठा हुआ काम नहीं करता। तो आप खुद कश्मीर के, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। तो इस एक्टिविटी को, फिर हमारे इन कश्मीरियों को हमने ये बताना है कि तुम बुरहान वानी नहीं हो,
वो पार के कश्मीर का इशू है। बिल्कुल। ये हमारा इशू नहीं है। नौजवान लड़के ना हीरो बनते हैं, कोई भी उनको एक इंस्पिरेशन तो होती है ना हर बंदे, बिल्कुल। तो वो पार का कश्मीर देखता है, तो वो बुरहान वानी को आइडियल अगर समझता है तो उसके लिए भाई इधर नहीं ना, यहाँ पे तुम बुरहान वानी नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर एट द सेम टाइम जो सक्सेसिव गवर्नमेंट से उनका फेलियर भी है कि फेलियर हमारे अगर ना होते तो पाकिस्तान के ये हालात होते हैं। बिल्कुल। हम यानी हालात अपने मुल्क के देख लेना, आईना उठाए ना, अपना चेहरा तो ठीक नजर नहीं आता, हमारे क्या हालात हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं तो ये हालात। उज़ैफा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, अभी तक जो नतीजा है LA2 का, पीपल्स पार्टी का हतमी नतीजा आ चुका है। कासिम मजीद साहब, चौधरी कासिम मजीद साहब वहां से जीते हैं। अब ये वहां पे भी कोई कोalition हुकूमत बन सकती है उज़ैफा साहब, पीपल्स पार्टी के साथ पावर शेयरिंग हो सकती है? जी जी बिल्कुल, मैं इस सवाल का जवाब देकर फिर बाकी तमाम जो ज़मीनी सवाल आते हैं उनकी तरफ आऊंगा। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है और मैं समझता हूँ, मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा मेजर खुर्रम लोखरी साहब से और बाकी शुरा से, कि मैं समझता हूँ कि जिस पार्टी को भी हुकूमत मिलेगी तो मेरी जाती ख्वाहिश तो ये होगी कि पीपल्स पार्टी, PMLN और IPP तीनों हुकूमत का हिस्सा हों, क्योंकि जाहिर है वहां पर एक ऐसा इशू रेज हुआ जिसके जरिए पुरअमन कश्मीर में खून की नदी बहाने की कोशिश की गई। चंद जत्थे थे, उन्होंने जिस तरीके से रियासत पर फायरिंग की, पुलिस एहलकारों को शहीद किया, तो लामहला एक हसास मोड़ जरूर है और वहां के लोगों ने बहरहाल उस सारे शरपसंद जत्थे को जो है वो मुस्तरद किया है। और जिस तरीके से इलेक्टोरल वोट आपने देखा कि लोग निकले भी, वोट डाला भी, तो इसमें जरूरी है कि तीनों बड़ी जमातें जिस वक्त इलेक्शन का हिस्सा हैं वो हुकूमत का भी हिस्सा बने और कश्मीर के जो हसास मामला हैं उसके हवाले से मिलकर फैसले करें। क्योंकि जब तीन जमातों के पास अवामी मैंडेट मौजूद होगा और अवाम की अक्सरियत एक साइड पर होगी, तो लामहला जो चंद सौ का जत्था है तो वो बयानिया आपके खिलाफ बना नहीं सकेगा। पहली तो मेरी तो ख्वाहिश है कि अल्लाह करे हमें मेजोरिटी मिले, लेकिन हम फिर भी पीपल्स पार्टी को भी दावत देंगे और IPP को भी दावत देंगे कि आप अपोजिशन बेंचेस के बजाय टेरी बेंचेस पे हमारे साथ बैठे। और अगर पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिल जाती है तो ये जरा उनकी मर्जी है कि क्या फैसला करते हैं। लेकिन कुछ बातें आपने ऐसी की, मैं उनका जवाब जरूर देना चाहूंगा। राणा साहब ने भी की। एक तो गुजारिश ये है कि वो तमाम TV चैनल्स जो है वो बता रहे हैं, आपका कॉरेस्पोंडेंट बता रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद मान रही है कि हम 6 सीटों पर आ गए हैं 13 में से, लेकिन राणा साहब मजीद वो कहते हैं नहीं, पीपल्स पार्टी जो है उसको नून पर बरतरी दे दें। तो कोई ऐसी बात नहीं, हमारी इत्तेहादी हुकूमत है। अगर GB की तरह कश्मीर में भी कोई प्रेशर डालकर या कोई मुतालबा रखकर हुकूमत मांगी गई तो जाहिर है मरकज को बहुत सारी चीजों पर कुर्बानी देना पड़ती है। दूसरा, शेरा रजा साहिबा ने कुछ बातें की, कुछ आपने की। हमजा शहबाज के बारे में आप ये तो कहते हैं कि वजीर आजम ने अपने बेटे को 6ठे फ्लोर पर एक दफ्तर दे दिया और तमाम रियासती अख्तियारात दे दिए, तो ये आपकी मर्जी है कि आप गिलास को आधा खाली देखते हैं, मैं गिलास आपको आधा भरा हुआ देखता हूँ। हमजा शहबाज का तारुफ ये भी है कि 1992 में शरीफ खानदान का जो सबसे कम उम्र बच्चा जेल में था वो हमजा शहबाज था। इमरान खान के दौर में सबसे ज्यादा जिस बंदे ने 600 दिन से ज्यादा जेल काटी है वो हमजा शहबाज शरीफ था। यानी 2001 से लेकर 2007 तक पूरा शरीफ खानदान बाहर चला गया था। अगर एक बंदा बतौर गारंटी के लिए पाकिस्तान में मौजूद था तो उसका नाम हमजा शहबाज शरीफ था। शहबाज शरीफ का बेटा होना कोई गुनाह या जुर्म नहीं है कि अगर आपका बाप वजीर आज़म बन गया तो आपका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। ये तो वही मिसाल है जो बुजुर्ग दिया करते थे कि एक बड़े दरख्त के नीचे छोटा दरख्त ग्रो कर ही नहीं सकता। सर, PM हाउस में ऑफिस दे देना, सरकारी अमला दे देना, वो मतलब जेल ज्यादा काटी है, हम टोटली रिस्पेक्ट वो करते हैं, वो तो देखें उनकी सियासी जदोजहद है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो मीडिया को पता नहीं है कुछ बातों का। PM हाउस अलहदा चीज है, PM सेक्रेटेरिएट अलहदा चीज है। PM सेक्रेटेरिएट में 200 दफातर हैं, जितने स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर एंड एडवाइजर्स हैं उनको दफ्तर PM हाउस में, PM ऑफिस में मिलता है। हमजा शहबाज साहब ने काबीना का हिस्सा बनने में बार बार माजरत की, पर एंड ऑफ द डे देखे ना वो सरकारी दफ्तर ही दिया गया, चाहे आप कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े। आई एम सॉरी 10 सेकंड है बस। मावने खुसूसी साहब को एक मैं जरा इनकी करेक्शन करना चाहूंगा। उसी किस्म की एडवाइस वजीर आजम को देते हैं तो मेरे ख्याल में इसीलिए थोड़ा सा मिसगाइड हो जाते हैं वजीर आजम साहब। मैंने ये नहीं कहा कि आप पीपल्स पार्टी को मेजोरिटी दे दें, मैंने एक एनालिसिस दिया। उन्होंने एनालिसिस दिया। ऑब्वियसली अभी तो गिनती हो रही है, जब हतमी नतीजा आएगा वो तो इलेक्शन कमीशन ही अनाउंस करेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
वेलकम बैक जी। आजाद कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। इस सेक्शन में यानी इस सेगमेंट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी बात करें कि अब आगे आने वाली हुकूमत के लिए चैलेंज क्या होगा, इस वक्त जो सूरत हाल है उसको आगे कैसे बेहतर किया जा सकता है, और कुछ जो दीगर चीजें हैं। हम बैरूनी इंटरफेरेंस की खबरें भी सुनते रहे, भारत की जानिब से जो कुछ होता रहा उस हवाले से भी खबरें आती रहीं, तो उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे इस सेगमेंट में। और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब, और स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी राना मुबशर साहब ने, और उनके साथ साथ सीनियर सहाफी राजा फैसल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इजाजत से जरा मैं दुरानी साहब से शुरू करना चाहूंगा। दुरानी साहब, ये आगे कितना बड़ा चैलेंज होगा कोई भी जमात अगर हुकूमत बनाती है, इसलिए कि इस वक्त तो दोनों जमातें, जो बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग, एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं, लेकिन हालिया अरसे में हमने देखा वहां पे एहतजाज वगैरह भी होता रहा, वहां पे एक मखसूस किस्म का एक सियासी माहौल है। इस माहौल में किसी भी हुकूमत के लिए कितना बड़ा वहां पे चैलेंज होगा गवर्नेंस का? मतलब मेरा ख्याल ये है कि कश्मीर के मौजूदा इंतखाबात के बाद वहां पे पीपल्स पार्टी, PMLN और कोई एक आधी पार्टी जो और आ गई, तो उनके लिए बिल्कुल वैसे ही चैलेंज होगा जैसे 2024 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में इन पार्टियों के लिए चैलेंज था। तो मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का कोई गवर्नमेंट फॉर्मेशन के रेफरेंस से कोई प्रॉब्लम आएगी। मैं नहीं समझता कि इलेक्शन के ऊपर कोई इनके आपस में कोई कन्फ्रंटेशन पैदा होगी। प्रोबेबली अगर गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी ने और दूसरी पार्टी ने मिलकर बना ली है, यहाँ पे नून और कोई मिला के बना लेगा, तो मतलब ये है कि आप समझ लें कि एक पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो जो है वो 24 से डिफरेंट नहीं होगा कश्मीर में भी। और पार्टीज के रेफरेंस से पब्लिक का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, वो पाकिस्तान में भी मौजूद है, तो उसे कौन लिफ्ट कराता है। इस लिहाज से मुझे नहीं लग रहा कि कोई बड़ा चैलेंज होगा आइंदा आने वाली जो हुकूमत है उसके लिए या बनने वाली हुकूमत के लिए। मतलब ये देखिए, कश्मीर में एक इश्यू तो है, पब्लिक जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही कि जो पाकिस्तान में मौजूद पार्टियां हैं वो अपनी पाकिस्तान में कायम हुकूमत की बुनियाद के ऊपर कश्मीर में अपने आप को इक़्तिदार के लिए क्वालिफाई करा लें, या उनका पाकिस्तान में इक़्तिदार में होना ये जवाब फराहम कर दे कि वो कश्मीर में भी इक़्तिदार में। और माजी करीब में इन तीनों पार्टियों ने जिस किस्म की लीडरशिप कश्मीर को दी है, इवन PTI भी उसमें शामिल है, उसने कश्मीरी आवाम को बहुत ज्यादा दुख दिया है और उन्हें अपने ह्यूमिलिएशन फील हुई है अपनी। वो जो हमारे भाई जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लेके जो है बहुत दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत के साथ निबर आजमा है, उनके लिए ये मान लेना कि जिसने हुकूमत बना ली पीपल्स नून पाकिस्तान में, उसको बस यहाँ भी इक़्तिदार मिल जाए, वो इस चीज को एक्सेप्ट करने में मतलब इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। ये एक चैलेंज है यकीनी तौर पे हमारे लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, जो अभी पार्टियां हुकूमत बनाएंगी उनके लिए भी एक चैलेंज होगा और ये काफी बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन अब ये है कि इस चैलेंज को एक पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए डील किया जा सकता है। दुरानी साहब आता हूं, मैं आपके पास वापस आता हूं। राना साहब, जिस तरह भी दुरानी साहब भी कह रहे थे कि ऑब्वियसली इक्तदार बांटने में कोई चैलेंज नहीं होगा, ये इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में भी बांट लिया, ऑल्दो कि इस वक्त बड़े इल्जामात लगाए गए एक दूसरे के ऊपर, लेकिन जब हुकूमत साजी होगी इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन अवामी सतह पर यकीनन चैलेंज होगा, इसलिए कि पहली दफा हम देख रहे हैं कि आजाद कश्मीर के जो इलेक्शन हैं वो मरहलावार हो रहे हैं। पहले तो होता था एक साथ हो जाते थे, यकीनन उसकी एक ग्राउंड जो सिचुएशन है वो भी हमारे सामने है। तो आपको लगता है कि जो अगली आने वाली पार्टी होगी जो भी इक्तदार के अंदर, उसके लिए चीजों को वहां पे सियासी तौर पे मैनेज करना आसान होगा? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज देयर इज अ रीजन टू दैट। रीजन ये है कि आपको अजीत दोवल का एक पुराना क्लिप नजर आ जाएगा, यू नो, वर्किंग में बड़ा टाइम लगता है। तो अजीत दोवल ने एक बयान दिया था बड़ा अरसा पहले किसी रोस्ट्रम पे खड़े होके, उसने कहा था कि वी विल गिव यू अ सरप्राइज, मतलब पाकिस्तान को एड्रेस करके कहा था कि वी विल गिव यू अ सरप्राइज इन कश्मीर। सो वो उस पर ओवरनाइट वर्किंग नहीं हुई होगी, पीछे भी वर्किंग हो रही होगी सारी। तो वर्किंग करके जब चीजें सामने नजर आनी शुरू हुई हैं तो वो अजीत दोवल का बयान जो है फिर नजर आना शुरू हो जाता है, समझ आनी शुरू हो जाती है कि वो किस पे वर्किंग कर रहे थे ना। उस चीज को सामने रखते हुए, ठीक है,
अगर आप कहें कि हुकूमत जो भी बनेगी इट विल बी अ हंकी डोरी फॉर हिम और दैट गवर्नमेंट के आराम से जनाब वो सारी चीजें मैनेज कर लेगी, आई डोंट थिंक सो। मुश्किल होगा, प्रॉब्लम्स होंगी, और वहां पे जो इंटरफेरेंस है, जिस तरीके से रॉ वहां पे एक्टिव है, वो उसको ओवरनाइट खत्म भी नहीं किया जा सकेगा। ग्रेजुअली कर लेंगे, लेकिन उसमें ये कहा जाए कि ओवरनाइट सब चीजें ठीक हो जाएंगी, नहीं, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि उनके एसेट्स जो है वो पिछले कई सालों से वहां पे उन्होंने अपने एसेट्स वहां पे रखे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि अगर 6 साल पुराना 5 साल पुराना बयान अजीत डोवल का देखें हम, तो उसका मतलब यह है कि उससे पहले से वो वर्किंग कर रहा था उस पर, ठीक है। रॉ उससे पहले से वर्किंग कर रहा था कश्मीर के अंदर। सो कश्मीर के अंदर अगर पहले से वर्किंग हो रही है तो दैट मीन्स ऑल टुगेदर 8-10 साल हो गए। सो 8-10 साल में वहां पे उनके जो एसेट्स होंगे वो तो आराम से बैठे होंगे, ठीक है। वो टीम 1 होगी, टीम बी होगी, टीम सी होगी। सो वो सारी चीजें उसको देखना पड़ेगा, और वो इतना मुश्किल काम है कि वो ओवरनाइट मैं कहूंगा कि मुश्किल हो जाएगा किसी भी गवर्नमेंट के लिए। अगर ये नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले मिलकर भी हुकूमत बना ले वहां पे, फिर भी मुश्किल हो जाएगा। अगर ये कहा जाए कि कोई एक पार्टी जो है प्रेसिडेंट बना ले, दूसरी पार्टी प्राइम मिनिस्टर बना ले और सब चीजें ठीक हो जाएंगी, मुश्किल होगा। इट विल बी अ वेरी टीडियस जॉब, बड़ा मुश्किल काम होगा, और उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो अपना काम जारी रखेंगे। निगोसिएशंस में अगर आप देख लें, निगोसिएशंस ऐसे होते रहे हैं जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ कि वो सारी चीजें मान जाते थे, आखिर में 1-2 चीजें जो है रह जाती थी, उसमें वो कम्युनिकेट करते थे अक्रॉस द बॉर्डर। और उनकी जो कॉल्स हैं, आई विश के हमारे जो इदारे हैं उन कॉल्स को जो इंटरसेप्ट हुई हैं उनको जनाब सामने लेके आए, उन कॉल्स को सुनाएं कि वहां पे जॉइंट एक्शन कमेटी के कौन सारे लोग नहीं है ऐसे, जॉइंट एक्शन कमेटी के सारे लोग ऐसे नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेजॉरिटी लोग वहां पे अच्छे लोग हैं, लेकिन वहां पे कुछ लोग ऐसे जरूर मौजूद हैं जॉइंट एक्शन कमेटी के जिनके राब्ते क्रॉस द बॉर्डर थे, और उनकी कॉल्स इंटरसेप्ट हुई है। इदारों को चाहिए कि वो कॉल्स जो इंटरसेप्ट हुई है उनको सुनाए, अवाम को सुनाए, कश्मीरियों को सुनाए, हमें सुनाए, बाहर जो लोग बैठे हैं उनको सुनाए, ताकि उनको क्लैरिटी मिले। ठीक। अच्छा राजा फैसल, जिस तरह अभी राणा साहब ने जिक्र किया कि ऑब्वियसली भारत की तरफ से मुदाखलत का भी एक इल्ज़ाम पाकिस्तान लगाता है, और बहुत सारे सबूत भी पाकिस्तानी हुकूमत ने भी दिखाए। कल भी हम देख रहे थे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले भी हम चीज़ें देखते रहे। तो ये भारत की तरफ से क्या कोई उनकी कोई स्ट्रेटजी में तब्दीली है, वो क्या करना चाह रहे हैं? इसलिए कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं केपी के अंदर जो हालात हैं वहाँ पर भी उनका फुटप्रिंट नज़र आता है, फिर बलोचिस्तान के अंदर जो है वो बहुत सारा फुटप्रिंट है जिसका पाकिस्तान आलमी सतह के ऊपर सबूत वगैरह भी दे चुका है। तो हालिया दिनों में हमने देखा कि वहाँ से बड़े हॉकिश किस्म के बयानात भी आए, फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बयान आगे से दिया कि भाई इस किस्म के आप बयानात देते रहे तो मामलात गड़बड़ हो सकते हैं। तो वो करना क्या चाह रहे हैं? मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑब्वियसली आप वो कोई फुल फ्लैज कोई वॉर तो शुरू नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। देखिए, राजनाथ सिंह जी और उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनकी तरफ से भी जो लेटेस्ट बयान है वो यही कहते हुए सुनाई देते हैं कि वो बेसिकली उनका सिंदूर अभी भी जारी है और वो ख़त्म नहीं हुआ, और वो किसी भी वक्त कुछ भी करने की शायद अहलियत रखते हैं, शायद वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। एक तो इनको वक्त चाहिए होता है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। हमारे यहाँ तो हर कोई जो है, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं वो तो 24 घंटे तैयार होती हैं किसी भी इस तरह के चैलेंज को कबूल करने के लिए। लेकिन ओवरऑल राणा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि अजीत डोवाल जो है वो अपनी एक डॉक्ट्रीन लेके चल रहे हैं, वो डिफेंसिव ऑफेंस। वैसे यहाँ पे राजा साहब एक सवाल मेरी तो हम क्या कर रहे हैं? अगर वो चल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं 6 साल से? हम भी उनको काउंटर कर रहे हैं, और जिस हद तक काउंटर कर सकते हैं कर रहे हैं। और साथ में ये है कि हमने भी अपना प्रदर्शन जो है वो लास्ट ईयर मई 2025 वॉर में दिया कि हम भी इसके केपेबल हैं कि हम कोई भी ऐसा चैलेंज जो कि उस तरफ से पॉज किया जाएगा पाकिस्तान की तरफ, हम उसका जवाब देंगे, और हमने जवाब दिया है। और अब वो पूरी दुनिया में उनकी जो डिप्लोमेटिक लीवरेज पहले हमें नजर आती थी वो न्यूट्रलाइज होकर रह गई है। और ओवरऑल अगर देखा जाए इस एस्पेक्ट में, जो कि राणा साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि जो जैक के लोग हैं वो सारे के सारे बुरे में अच्छे लोग भी हैं, और शायद उनको पता ही नहीं है कि जो उनके साथ खड़े लोग हैं वो किस हद तक मिलायन हैं बॉर्डर के उस पार। एक हल्का एक शहर जिसमें कि आज इंतखाबात हुए हैं, कोटली इज नोन फॉर अ प्लेस जहां पे कि इस तरह का मवाद हर तरफ आपको बढ़ता हुआ नजर आता है। जब आप वहां पे चले जाएं तो वहां पे कुछ लोग खड़े होके
जानबूझ के आपसे कहते हैं कि आप आज़ाद में आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इस चीज़ को, इस सेंटिमेंट को मजीद उभारना चाहते हैं, वो एक डिवाइड क्रिएट करना चाहते हैं अवाम में। हालांकि ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो इस चीज़ के हक में नहीं है। वो ओपनली, मेरे खुद तल्लुकात हैं बड़े अच्छे उस तरफ, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक किस्म का जो बॉर्डरिंग रीजन है, मैं उसी से, मेरा हल्का वही है। जब भी इलेक्शंस वहाँ पे होते हैं, बल्कि इस दफ़ा मैं थोड़ा सा परेशान था इस तनाजुर में कि उमूमन जब इलेक्शंस होते हैं तो महीना पहले से ही मेरे अपने हलके में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। ना सिर्फ इधर, बल्कि आप यूके की एग्जांपल ले लें तो वहां पे भी डोर टू डोर कैंपेन होनी शुरू हो जाती है जब इन 3 इजला में, जैसे भिंबर, मीरपुर, कोटली, क्योंकि यहां की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इंग्लैंड में बसती है, वहां पे इलेक्शन का समा होता है इंग्लैंड में। इस दफा वो उस कदर से नजर नहीं आया। उसकी शायद बड़ी वजह यह थी कि जो कुछ ऑलरेडी से वहां पे हो रहा है, एंड इट हैज many of them, they are connected with the other side. and वो जो शास्त्रा यूनिवर्सिटी में इन्होंने कहा था अजीत डोवाल ने, बस वो उनकी डॉक्ट्रिन चल रही है और वो हर दर्जे से अवाम में डिवाइड्स पैदा करके, वो पहले सुन्नी एंड शिया की डिवाइड बनाया करते थे, अब जो है वो जहन साजी में वो जो इंजेक्ट कर रहे हैं जनरेशन को, यंग जनरेशन को, वो डिवाइड्स बना के तो वो आपस में लड़ाई करवाना चाहते हैं। अच्छा दुरानी साहब, इस ऑल वेल एंड गुड, ऑब्वियसली हमें पता है कि कैसे वहां से मुदाखलत भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा भी तो पॉलिटिकल फेलियर है ना। पॉलिटिकल जमातें हैं, 2 बड़ी सियासी जमातें हैं, उनके होते हुए आपको बिल्कुल सियासी क़यादत वहां पे बेवकूफ़ नजर आती है आज़ाद कश्मीर के अंदर। और उसकी हमने बहुत सारी एग्जांपल्स भी देखी कि इतना बड़ा वहां पे एहतजाज वगैरह हुआ, लेकिन कोई पॉलिटिकल क़यादत अपना किरदार अदा नहीं कर सकी। तो आपको ये जो बड़ी सियासी जमातें हैं, उनके बेहाफ के ऊपर आपको लगता है कहीं ना कहीं कोई कोताही भी है, कहीं ना कहीं हमारा पॉलिटिकल फेलियर भी है? देखिए, राणा साहब ने अजीत दोवल की बात की, और अभी जो हमारे ओवरऑल जो इस वक्त इन्वॉल्वमेंट है इंडियन इंटेलिजेंस की और इदारों की, देखिए मैं तो 88 से यही कोठली है जिससे सबसे पहले मतलब जो कश्मीर की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की जो सेकंड वेव शुरू हुई थी, यहीं से एक नौजवान सबसे पहले गया था, तो फैमिली का था, और वहां जाके लोग वहां से उनकी बात सुनी। और मैं ये समझता हूँ कि कश्मीरी जितने भी हैं, कश्मीर के अंदर हो या कश्मीर से इस तरफ, इंडिया में इतनी जरूरत नहीं है कि उनको मुकम्मल तौर पे कल्टीवेट कर ले या उनको अपने साथ कर ले। कश्मीरियों को कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे से इंडिया के लिए हटाना पड़ा, और वो आप देख लेंगे ड्यू कोर्स। मैं अपने नॉलेज और अपने तजर्बे और एक्सपीरियंस की बुनियाद पे ये बात करूं। दूसरी बात जो है, इस वक्त आप ये देख लें कि जब भी मसला होता है हमारी फोर्सेस का, मार्का हक हुआ, उसका जो रिजल्ट निकला हुआ, देख लिया कि इंडिया के साथ क्या सलूक हुआ, कैसी हजीमत उसको उठानी पड़ी, कैसी रुसवाई उठानी। अब मसला ये इस वक्त हमारी फोर्सेस, हम सरहदों के बाहर जो है, हम मुकम्मल तौर पर हमने पाकिस्तान को अल्लाह की मेहरबानी से और पाकिस्तान के अवाम के और फौज के ताउन से भरपूर तरीके पे हमने महसूस किया है। मसला तो अंदर का है, मसला जो इश्यूज हैं वो तो पाकिस्तान के अवाम के इश्यूज हैं। और अभी आप देख लेना कि एक सूबाई वजीर, हमारे मरकजी वजीर जो है, उन्होंने कल बयान दिया कि पीपल्स पार्टी वाले जो है 3000 अरब रुपए जो है अवाम का पा गए, लाखों में रख के पा लेंगे। अब इस किस्म की पार्टियां जो एक दूसरे पे खरबों की मतलब करप्शन का एलिगेशंस लगा रही हैं, वो पार्टियां कश्मीर जैसे हुर्रियत भरे इलाके के अंदर जाके जब अपने बच्चों के जरिए उनको अपनी क़यादत के ताबे लाने की कोशिश करेंगे, तो ये मेरा ख्याल है एक सियासी तौर पे नादान हिकमत अमली होगी। मैं ये बात, इंडिया जो देखें जी, इंडिया तो अब सर धड़ की बाजी लगा के बैठा है उस रुसवाई को और जिल्लत को जो उसने पाकिस्तान के हाथों उठाई है, उसको कैंसिल करने के लिए। लेकिन अवाम से और कश्मीरियों से अंदर से उसको फिर भी वो ताउन नहीं मिलेगा जो हम शायद अपनी बातों से ताउन दे दें कि जी वो इसमें कोई कामयाबी उनकी नहीं होगी। रुसवाई जो है वो हमारे लीडरों की है, ना करें कश्मीर के अंदर जिसकी पाकिस्तान में हुकूमत होगी उसकी। ये कश्मीरी हुर्रियत के खिलाफ है ये बात,
और इस चीज को उन पे इम्पोज करना, मैं समझता हूँ कि हमें इस वक्त दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए हमें, या कश्मीर के अंदर जो इश्यूज है उनके मुकाबले के लिए हमें सियासी हिकमत अमली की जरूरत है। और जहां तक हमारी अफवाज का ताल्लुक है, वो सरहदों की हिफाजत करने के लिए उन्होंने साबित किया है कि वो इंडिया को पर भी नहीं मारने देती जब कोई सरहदों का मामला आता है। सरहदों की अंदर देखिए, वहां पे जो लोग डील कर रहे हैं इस सारे इश्यूज को, वो आर्मी के लोग तो नहीं है, वो तो सिविल के हैं, वहां के आईबी के हैं, वहां के स्पेशल ब्रांच के हैं, वहां की इन चीजों के हैं। हमने हर मुश्किल चीज के अंदर अपनी फौज के जवानों की, मतलब वो जो कहा भी गया है बारहा फौज की तरफ से कि जो हमारे जो गवर्नेंस के गैप्स हैं उनको हमारे जवान जो है वो अपने खून की नजरानों से पुर कर रहे हैं। इसमें मेरा ख्याल ये है कि ये हुकूमत के सोचने की वक्त है। ये जो पार्टियां इक़्तिदार में आके अपना हक समझ के बैठी हैं, ये उनके सोचने की वक्त है। और इस वक्त एक सियासी हिकमत अमली की जरूरत है कश्मीर इशू और पाकिस्तान के तमाम इश्यूज को डील करने की। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आके थोड़ी सी, पीटीआई ने इन इलेक्शंस का बाइकआउट किया, क्या ये कोई वाइज सियासी डिसीजन था? इस पे क्या कहते हैं हमारे मेहमान, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। राना साहब, जो पहले हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि पीटीआई ने इंतखाबात का बाइकआउट किया, आपको एक वाइज पॉलिटिकल डिसीजन लगता है? आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल में पीटीआई को चाहिए था कि वो बिल्कुल वहां पे हिस्सा लेती, ठीक है। उसके बाद वो जो भी रीजन अपने देते अवाम को बेशक देते रहते, लेकिन ये कहना है कि जनाब हम ग्राउंड खुला छोड़ के चले जाएंगे, दैट इज नॉट अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है पॉलिटिकल। और ये मेरे ख्याल में इनको थोड़ा सा हौसला करना चाहिए था। 2-4 अगर गाड़ियां, अगर ट्रक रुक गए थे इनके इनिशियली जब ये जा रहे थे कैंपेन शुरू करने के लिए पीटीआई वाले, तो उधर से दिल बर्दाश्ता होने की जरूरत नहीं थी। फिर आके ये कहना कि जनाब सारा कुछ तो होना इस्लामाबाद के अंदर ही है, जो कुछ भी वहां पे हुकूमत बनेगी कश्मीर में इस्लामाबाद के अंदर बनेगी, तो वहां पे हिस्सा लेने की क्या जरूरत है? हिस्सा लेने की अगर जरूरत नहीं है तो फिर तो मेरे ख्याल में सब कुछ छट छुट के बह जाओ, फिर तो वो बात नहीं बनती। पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए था वहां पे जाती है, पार्टिसिपेट करती है, अपने कैंडिडेट्स खड़ी करती है, वहां पिच करते हैं अपने कैंडिडेट्स, वहां पे कैंपेन चलाते, नहीं चलाने देते, लोगों को पता चल जाता है कि नहीं उनको कैंपेन नहीं चलाने देगी। सिर्फ इनिशियली जाके वहां पे जाके रुक जाना 2-4 वाकयात के बाद, वो ठीक है, हार्ड टाइम्स है पीटीआई पे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन द पॉइंट इज कि आप बिल्कुल खुला मैदान छोड़ के चले जाएं और कहें नहीं जी तुसी खेल लो, आप जो खेलना है, फिर वही बात आ जाती है जो शुरू में हुई थी। देखे ना, जब गवर्नमेंट गई थी पीटीआई की, उसके बाद जनाब आपने खुला मैदान छोड़ दिया, ठीक है, नेशनल असेंबली फारिग, सब कुछ करके आप मैदान छोड़ के पीछे हट गए। उसका क्या फायदा क्या हुआ? उसका नुकसान हुआ। गवर्नमेंट्स आपने डिसॉल्व की, पंजाब की गवर्नमेंट डिसॉल्व की, आपने केपी की गवर्नमेंट डिसॉल्व की, उसका फायदा क्या हुआ? नुकसान हुआ उसका पीटीआई को। सो डैमेजिंग होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। सिर्फ ये कह देना कि जनाब उधर तो हुकूमत तो इस्लामाबाद में बननी है कश्मीर की, तो हम पार्टिसिपेट ही नहीं करते, तो वो दैट इज नॉट इनफ रीजन फॉर। अच्छा राजा साहब, इस पे भी जरा कमेंट कीजिएगा। और उसके साथ जो दीगर इस वक्त सियासी जमातें हैं, वो अल्टर जैसे कहते हैं ना, एक आपने कोई एक ऐसा निज़ाम या एक ऐसी क़यादत सामने लेके आनी है जो लोगों को अपील कर सके। बिलावल साहब मुसलसल वीडियो पैगाम जारी कर रहे हैं और वो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की भी बात करते हैं, नून लीग वाले भी बयान जारी कर रहे हैं। क्या ये एक फ्रेश जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप कश्मीरियों को नजर आ रही है और उनको इनके चेहरों के अंदर या इनकी बातों के अंदर अपने मसाइल का हल नजर आता है? नहीं, कतल नजर नहीं आता। और अतर मैं ऑब्वियसली जो जैक की तरफ से भी जो मुतालिबात थे, मैं उस वक्त भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि दोनों पार्टीज बड़ी काबिल एहतराम पार्टीज हैं, 40-40, 50-50 साल का सियासी तजर्बा रखती हैं। मैं उस वक्त भी यही समझ रहा था कि शायद ये एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इधर बुलवाएंगे और जैक को भी उनके सामने बिठाएंगे और सब एक वो जो नेशनल रिकंसिलिएशन होती है वो बैठ के इनके साथ बात करेंगे और एज पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ऑफ द होल कंट्री इंक्लूडिंग कश्मीर, वो वहां पे उनके सामने बात रख के और उनसे जितने भी उनके मुतालिबात हैं उनसे वो सियासी तौर पे सुनेंगे, क्योंकि जितने भी मसाइल थे इनका हल सियासी ही था। लेकिन जिस तरीके से राठौर साहब भी फेल हुए, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप फेल हुई, जिस तरीके से नून लीग की जो लीडरशिप है वहां की मुकामी लीडरशिप भी जो कि चुप करके पीछे बैठे रहे, और जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुए तो वो फिर अचानक से इलेक्शन के मामलात में आ गए
हैं, पहले आप आवाम को तो राम करें, पहले आप आवाम के साथ तो बैठें। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो कि उस तरफ से हुई। आते हैं पीटीआई की तरफ, देखें एक टेंडेंसी चल रही है, एक सेट पैटर्न चल रहा है पीटीआई का। वो जितने भी फैसले हैं वो पहले तो ऑब्वियसली इमरान खान साहब की तरफ से आते थे। जब से इमरान खान साहब की तरफ से कोई भी फैसले नहीं आ रहे तो अब उनकी सोशल मीडिया टीम फैसले करती है। सोशल मीडिया टीम जिसके ऊपर ये कह दे कि हम इस तरफ अब नहीं जाएंगे और जो जाने की कोशिश करेगा हम उसका जो है वो सोशल मीडिया पे ट्रायल करेंगे, तो वो बैरिस्टर साहब हों या फिर कोई और वो सीएम केपीके हों, अगर वो कोई फैसला करेंगे कि हम उधर जाके इलेक्शन लड़ेंगे, इनकी जो सोशल मीडिया टीम है वो मानेगी नहीं, क्योंकि इनकी जो सोशल मीडिया टीम है वो इस वक्त जैक के साथ खड़ी थी और जितने भी उनके सोशल मीडिया के बयानात आ रहे थे वो सारे के सारे जैक के हक में आ रहे थे और वो हुकूमत के खिलाफ आ रहे थे। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक दे डिड नॉट वांट टू गो टू इलेक्शन एंड दैट इज व्हाई पीटीआई ने वहां पे भी हमने ये देखा कि उन्होंने कंप्लीट बॉयकॉट किया। अच्छा दुरानी साहब, ये जो पीटीआई का बाइकआउट है ये कितना सिग्निफिकेंट है, या फिर अब ये इलेक्शन हो गए हैं, पीपल्स पार्टी हिस्सा ले रही है, दीगर जमातें हिस्सा ले रही हैं, नून लीग वहां पे है, तो मैटर नहीं करता, पीटीआई ने ना भी हिस्सा लिया हो फिर भी ये लेजिटिमेट प्रोसेस जो है माना जाएगा सारा इलेक्शन का? देखिए साहब, जहां तक ताल्लुक है ना पीटीआई का, पीटीआई एक लंबे अरसे से ऐसे सियासी फैसले कर रही है जिनका ना सार होता है ना तो उसका नुकसान भी कम बेश उन्हीं को होता है और या मुल्क को नुकसान होता है उनके फैसलों को, ये तो एक दिक्कत है। लेकिन अगर इस फैसले को देखें तो मैं ये समझता हूं कि इसके लिए जो पाकिस्तान की पार्टी उनको पूरी कोशिश करनी चाहिए थी कि पीटीआई को इस इलेक्शन प्रोसेस में ले और इन करते, उनको भी शामिल करते, ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए बेहतर शरीक होते, थोड़ी स्पेस भी दे दी जाती तब भी उसमें कोई हर्ज नहीं था। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसमें हमारी जो पार्टीज हैं पाकिस्तान, उनका भी कोई इंटरेस्ट नहीं था पीटीआई आए या ना, इसलिए वो नहीं आए। और पीटीआई का तो मतलब जो भी इस वक्त का रवैया है उसके बारे में आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, भी जानते हैं कि वो अपने फैसले जो है वो वहां कोई फैसला करने वाला है ही, बल्कि मैं तो यूं समझता हूँ कि इस वक्त पीटीआई के तमाम फैसले हैं वो या हुकूमत करती है या उनकी वो लीडरशिप करती है, जेल से बाहर है, और उनका इंटरेस्ट ना आवाम के फैसलों में है और ना ही उनका इंटरेस्ट जो है जेलों में लीडरशिप के साथ है, उनका इंटरेस्ट बस उनके अपने इंटरेस्ट के साथ ही। लिहाजा इस इलेक्शन के अंदर उनका होना मुल्क के लिए फायदेमंद होता, उनके लिए भी फायदेमंद होता, लेकिन ना आना जो है उसके लिए आप क्या कह सकते हैं, वो तो बहुत लंबे अरसे से इसी तरह उनको रखा भी जा रहा है, उनको जगह भी नहीं दी जाती यदि वो अपने निशान पे या किसी चीज पे लड़ सके, और वो भी कोशिश वो भी इसके ऊपर जो है राजी पर रजा हो जाते हैं, और उसके बजाय इसके कि वो कोई ऐसी कैंपेन चलाएं, अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं, पॉलिटिकली आगे बढ़ाएं, वो सीधा निकलते हैं तो जाके धरना दे के बैठने की बात है, या वो जो है वो जेल के दरवाजे गिराने की बात करते हैं। मतलब ये उनका एक गैर सियासी इक़दामात का एक लंबा सिलसिला है जो एक लंबे अरसे से चल रहा है, और अब यही उनका तरीक़ेकार है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी बातें जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू करेंगे कि पीटीआई आगे अब एक एहतजाज की कॉल भी दे रही है, उसका क्या नतीजा निकल सकता है, और जो वफाक में हुकूमत है वो कितनी कंफर्टेबल होगी इन इलेक्शंस के बाद, क्योंकि जिस किस्म के इल्जामात लगाए गए हैं दोनों जमातों की जानिब से एक दूसरे के ऊपर, क्या इसके बाद ये वफाक में इकट्ठा चल सकेंगे? एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। अच्छा राना साहब, ये दोनों पार्टीज को वफाक में कोई प्रॉब्लम हो सकती है? राना सनाउल्लाह साहब ने 3000 अरब करप्शन का इल्जाम लगा दिया, उधर पीपल्स पार्टी के ऊपर धांधली का वो इल्जाम लगा रहे हैं। इस सारे माहौल के अंदर आपको चीजें किस तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं? वैसे मैंने इंटरनल इंटेल दे देना तानू, सोर्सेज डिस्क्लोज ऑब्वियसली हम नहीं कर सकते, लेकिन द पॉइंट इज शुरू में हुआ ये था, जब ये सारा कुछ शुरू हुआ, कैंपेन शुरू हो रही थी, तो दोनों साइड से थ्रॉटल जो है दिया हुआ था एक दूसरे के खिलाफ, बयानात, तो बिल्कुल जनाब एग्रेसिव एटीट्यूड, जो कि अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी का जियाला जो है बैठा हुआ था पंजाब के अंदर बड़ा खुश थी कि जनाब चलो साड़ी सुनी गई है, हमेशा इत्तेहाद हुआ है नून लीग का और पीपल्स पार्टी का, और सफर जो है पीपल्स पार्टी ने किया, बड़ा खुश थे। लेकिन
ऑनेस्टली टेलिंग यू ऑनेस्टली, आज जो पहला फेज है इससे पहले एक रात पहले ये डिसीजन लिया गया था कि एक दूसरे पे हाथ हल्का कर दो। सो अगर हाथ हल्का कर दो और दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयान देने कम कर दें और मतलब इस तरह का एटीट्यूड अगर रखें तो फिर वो आप कहें कि यहाँ पे कोई उनके लिए प्रॉब्लम होगी फेडरल गवर्नमेंट में, मरकज के अंदर, आई डोंट थिंक सो। इसी तरह चलता रहेगा, स्मूथ चलता रहेगा, जिसकी मर्जी हुकूमत आ जाए वहां पे, लेकिन यहाँ पे स्मूथ सेलिंग होती रहेगी और कोई नहीं कख भी नहीं होना। तो इसी तरह चलता रहेगा। सो ये सारा सिलसिला बना रहेगा। बाकी रहेगी पीटीआई देखें, मैं बार बार कहता हूँ पीटीआई के डिसीजन जो है, पीटीआई एक पार्टी है, उसके साथ उसका वोटर है, सपोर्टर है, ठीक है, डिसहार्ड हुआ इन लोगों से जो इस वक्त क़यादत बैठी हुई है सामने या चला रही है जिस तरीके से चीजों को, और वो नहीं उसके साथ चलना चाहता, ठीक है। और इसी तरह हुआ था एक पार्टी के साथ, एमक्यूएम के साथ हुआ था कराची में, उसका एक्चुअल वोटर सपोर्टर पीछे जाके जस्ट स्लेप्ट ओवर ऑल द थिंग्स, ठीक है। बाकी रह गया बात कि पीटीआई वाले जो है कि कैसे चलेंगे इन द डेज टू कम, वो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ कोई जो एहतजाज की बात है, इतने एहतजाज हो चुके हैं जी, इतने एहतजाज हो चुके हैं और हमेशा जो है इनका वर्कर जो है वो डिसहार्ट होकर वापस गया सिर्फ इनकी अपनी लीडरशिप की। और आपको अब भी कोई बड़ी तहरीक चलती हुई नजर? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। ठीक है। अच्छा राजा साहब, एक और पार्टी जिसका काफी हमने जिक्र सुना कश्मीर के इलेक्शंस में, आईपीपी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, ऑल्दो कि पाकिस्तान के इलेक्शंस में वो कुछ ज्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके, जीबी में फिर कुछ आजाद उनके साथ मिल गए। अब कश्मीर में आपको जो लगता है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, अभी ऑब्वियसली नताइज वगैरह तो आ रहे हैं, हतमी होंगे, वहां पे कोई उनका किरदार होगा आने वाली हुकूमत के अंदर? कोई एक आधा बंदा आपका नजर आता है उनका भी? जी बिल्कुल नजर आता है, एक दो बंदे से ज्यादा मुझे बंदे नजर आते हैं, और मेरे ख्याल में वो एक ऐसी पावर बन के उधर उभरेंगे कि जो कि जैसे जिसे कहते हैं ना बैलेंसिंग पावर, वो जिस तरफ उनका पलड़ा होगा वो पलड़ा भारी हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल मैं राणा साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि ये दोनों वहां पे भी इकट्ठे बैठते हुए मुझे नजर आते हैं, पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी। एक चीज के ऊपर जो मैं बात करना चाहता हूं काज़मी साहब, वो ये है कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था दोनों पार्टीज की जानिब से कि दोनों पार्टीज जो हैं वो अपना को मंशूर पेश करेंगे वहां पे तकरीरों में, या फिर अगर वो मंशूर ना भी पेश करते, जो डिमांड्स जैक की थी उनको वन बाय वन एड्रेस करेंगे अपनी तकरीरों से कि हम जो हैं, आप हमें पता है कि आपकी ये डिमांड्स है, हम इनको ऐसे हल कर सकते हैं। ना कि वहां पे जाके ये नारे लगाते, एक पार्टी जाके कहती कि हम लाहौर बना देंगे और दूसरी पार्टी जाके कहती जी कि हम कराची बना देंगे। जैसे हालात लाहौर और कराची में इस वक्त चल रहे हैं, ये उनके लिए एक डराव था, डराया गया है उनको। तो मेरे ख्याल में इनको एक बयानिया लेके जाना चाहिए था, एक प्रॉपर बयानिया, पढ़ा लिखा बयानिया। बयानिए की एब्सेंस की सूरत में हमें यह नजर आया कि दोनों तरफ से जो बयानात हैं उसमें एक दूसरे के ऊपर इल्जामात थे, और इल्जामात के तनाजुर में राणा साहब भी राजपूत हैं, राणा साहब भी राजपूत, मैं भी राजपूत हूं। राणा साहब जो है वो फिर उनसे जब ये सवाल किया गया कि आपने जो उन पे इल्जामात लगाए हैं उसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं, तो राणा साहब ने कहा कि नहीं, आपको किसने हक दिया है? राणा सनाउल्लाह नहीं, आपको नहीं। राणा सनाउल्लाह साहब ने आगे से कह दिया है कि आपको कोई हक नहीं है इसके ऊपर बात करने का। उनका ये कहने का मकसद ये था कि हमारे पास यही लाइनें थीं जिनके ऊपर के हमने इलेक्शन लड़ना था, एक दूसरे को नीचा दिखाना था। यही पैटर्न हमने जीबी के इलेक्शन में भी देखा, यहां पे भी देखा, और कल को आने वाला कोई भी इलेक्शन, जनरल इलेक्शन भी होगा, उसमें भी हम यही पैटर्न देखेंगे। एंड बाय द वे 2024 का इलेक्शन हुआ, उसमें भी तो हमने यही पैटर्न देखा। अच्छा जी दुरानी साहब, एक तो ये कोई पीटीआई आपको बामानी किस्म का एहतजाज करती हुई नजर आ रही है, और दूसरा वीकेंड के ऊपर खबर आई कि वज़ीर आज़म के जो बेटे हैं हमजा शहबाज, वो लाहौर से इस्लामाबाद आ गए हैं और पीएम ऑफिस में उनको एक ऑफिस भी अलॉट कर दिया गया है। तो ये क्या कोई पार्टी के अंदर कुछ चल रहा है, वहां पे कोई आप नई क़यादत सामने आते हुए देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? काज़मी साहब, ये जो खानदानी मरूसी आमरीतें होती हैं, ये जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ जाती हैं, इस किस्म की बंदर बाट के ऊपर झगड़े शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं जी लाहौर में उस बेचारे ने कोशिश की थी कि वो एक बिल्डिंग में बैठने, ओल्ड सीएसएस एकेडमी में बैठने की कोशिश की थी, तो मरियम बीवी ने वहां से निकाल दिया। अब बाप को तो बच्चों से प्यार होता है, तो उसने उन्हें बेचारे को मतलब इस्लामाबाद में जगह दे दी। तो अब मसला तो ये तो कोई हुकूमत का, गवर्नेंस का या जमहूरियत का या सियासत का इशू नहीं है, ये तो खानदानी इशूज है, चलते रहते हैं।
और आगे चलते रहेंगे। और मुझे तो ये लग रहा है कि इन दो पार्टियों ने अब अपने एक्शंस के जरिए, अभी राय साहब ने भी बात की कश्मीर की कैंपेन के बारे में, राणा साहब ने भी बात की, और बड़ी वो, अब ये तो वैसे तो दानिश्वर है लेकिन बात ये सियासी अच्छी कर लेते हैं, इन्हें नहीं समझ आती जो हुकूमत में बैठे हुए हैं कि इन्होंने क्या सियासत करनी है। तो बहरहाल अब इस वक्त की जो सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। पाकिस्तान के अंदर जो बढ़ते हुए चैलेंजेस हैं उसके अंदर बुनियादी फैक्टर मैं आपको बता दूं वो इनकी बैड गवर्नेंस, और वो बैड गवर्नेंस जो है वो बैड टू वर्स की तरफ जा रही है। इन्होंने जो 3000 बिलियन की बात की है वो मैं आपको कैलकुलेट करके बता सकता हूँ कि इससे भी शायद ज्यादा हो, और ये सिर्फ पीपल्स पार्टी वालों के खाते में नहीं है, इनके खाते में भी ऐसे ही है। और ये जो एनएफसी अवार्ड की अमाउंट बढ़वाई थी और वो सूबों का शेयर बढ़वाया था, वो आज तक कभी अवाम तक तो पहुंचा नहीं। अगर अवाम तक पहुंचा होता तो पाकिस्तान के मसले हल हो गए होते। उनके बेसिक जो